अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस भी पढ़ रखा है, पास्ट टेंस भी पढ़ रखा है, तो हमारा लास्ट में बन रहा हुआ था फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस से ज़ाहिर है फ्यूचर का मतलब है आपका मुस्तकबिल और टेंस का मतलब है ज़माना। ठीक है, मीन्स के मुस्तकबिल ज़माना मीन्स के जो आने वाला ज़माना है, अगला दौर है, जो कल आना है, जिसका आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं? आपका फ्यूचर टेंस मीन्स के मुस्तकबिल ज़माना। ठीक है, मुस्तकबिल ज़माना इसको भेज देंगे। ठीक है, एक नुक्ता, मुस्तकबिल ज़माना। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट को भी किया था, पास्ट को भी किया था, इसी तरह फ्यूचर को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो आपका है इंडेफिनिट, और दूसरा आपका जो है वो कंटिन्यूअस, और तीसरा आपका जो है वो परफेक्ट, और फोर्थ वन जो लास्ट वन है आपका वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4। इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलक, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है मुकम्मल जारी। मीन के ये मुकम्मल भी होता है और जारी भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने किसको पढ़ना है? फ्यूचर के इंडेफिनिट को। ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होता है? हाँ भी, फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमने? इंडेफिनिट। ये याद रखिएगा कि हमने ये इंडेफिनिट जो पढ़ा है ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब फ्यूचर के इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? अगर उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में क्या होता है, ये फ़िक्रे के आखिर में क्या आता होता है, तब हम पता चलता है। फ़िक्रे के आखिर में आता है भाई के, गा, गे, गी वगैरह। ठीक है, फ़िक्रे के आखिर में कोई भी हम जुमला लिखेंगे तो जुमले के आखिर में क्या आएगा? गा, गे, गी वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर तो ये तो है हमें उर्दू के हिसाब से पता चलेगा। अगर अंग्रेज़ी का कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसकी हम कैसे पहचान करेंगे? अगर हमें उर्दू बनानी ना आ रही हो तो उसके लिए भी आसान सा है। उसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब आपने जो इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है? हेल्पिंग वर्ब आपने करना है विल, हेल्पिंग वर्ब आपने करना है विल और दूसरा शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है? मीन्स के वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करनी है? वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल करना है। और अगर उर्दू में देखेंगे तो फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा? गा, गे, गी वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम क्या है जुमले बनाते हैं। हमारे पास 3 से 4 तरह के जुमले होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको जो आपका सादा जुमला होता है, सादा जुमला, या आप इसको मुस्बत जुमला भी कह सकते हैं। सादा जुमला या मुस्बत जुमला। अब सादा जुमला या मुस्बत जुमला कैसे बनता है? सबसे पहले हम उसके लिए कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब जुमले में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है? विल और शैल। उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, तो हमें पता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और उसके बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। फ़र्ज़ करें कोई एग्जांपल लिख लें आप, कि एग्जांपल क्या आएगी, आप लिख लें। मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा।
गाग से पता चल रहा है उर्दू से कि वो जो है ना वो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, वो स्कूल जाएगा तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या आएगा, ही, और उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ही के साथ हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब विल लगानी है। विल क्यों लगानी है भाई, उसके लिए भी एक तरीकाकार है। जहाँ भी हमारा सब्जेक्ट आई और वही होगा उसके साथ हमने शेल लगाना है, और बाकी सब के साथ हमने विल लगा देना है। आई और वही के साथ शेल और बाकी सब के साथ विल। कहीं कहीं पे आपको ऐसा जुमला भी मिलेगा कि आई और वही के साथ विल लगा होता है और बाकी सब के साथ शेल लगा होता है। उसकी भी एक वजह है, वहाँ पे गलत नहीं होगा वो जुमला, बल्कि जुमला ठीक होगा। उसकी एक रीज़न है, जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाए, मीन्स के ही के साथ शेल आ जाए, तब मीन्स के जो काम हो रहा है, जो बात हो रही है, वो 100% कन्फर्म है, उसमें कोई शक नहीं है, वो काम ज़रूर हो के रहेगा। वो ये नहीं हो सकता कि वो पता नहीं होगा या नहीं हो, बल्कि अगर शेल लगा दिया है तो मीन्स के ही के साथ शेल लगा दिया है तो मतलब कि वो काम ज़रूर होगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, ठीक है। अगर मैं विल की जगह यहाँ पे शैल यूज़ कर लेता तो मतलब क्या होता कि वो ज़रूर स्कूल जाएगा। अगर मैं शैल इस्तेमाल कर लेता तो वह फिर क्या होता, बात कन्फर्म हो जाती कि वो ज़रूर स्कूल जाता। अगर मैंने विल इस्तेमाल किया है तो वह स्कूल जाएगा, ठीक है। इसका उलट है, वरना ही और आई और वही के साथ शैल होता है और बाकी सब के साथ विल होता है। ये हमेशा याद रखना। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आपका, सबसे पहले आपने वही सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, विल और शैल होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, विल और शैल होती है। उसके बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। अब इसके कोई एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं क्या लेता हूँ, आई। मैं कहता हूँ आई शैल नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अगर मैं कह देता कि आई विल नॉट गो टू स्कूल तो मैं क्या लिखता, मैं ज़रूर स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आपका होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्ट, सॉरी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब आएंगी, और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बताता हूँ मैं, यही एग्जांपल लिख देता हूँ कि क्या मैं स्कूल जाऊँगा, तो क्या मैं स्कूल जाऊँगा तो शैल क्या आ जाएगा पहले, और सब्जेक्ट आई बाद में आ जाएगा, शैल आई, और वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, शैल आई गो टू प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, क्या है, स्कूल लिख देना है, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे बनता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही सबसे पहले आपने क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बता दे, मैं कहता हूँ कि क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या मैं आई है तो उसके साथ क्या आएगा, शैल आएगा, शैल आई नॉट फर्स्ट फॉर्म, मैं खाना
नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट ईट द मील, शैल आई नॉट ईट द मील, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स कि डबल सवालिया होता है, ठीक है। वो कैसे बनता है वो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने लिखनी है WH फैमिली, WH फैमिली, उसके बाद आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके क्या आएगा, विल और शैल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली, क्वेश्चन पैदा होता है कि WH फैमिली क्या होता है। मीन्स कि WH फैमिली से मुराद ये वाले अल्फाज होते हैं, कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, इस तरह के अल्फाज जो पहले आ जाते हैं शुमलों के फिर में, तो ये WH वाला फैमिली होता है। और ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस सवाल का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, बल्कि हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। लेकिन जब सिंगल सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं, लेकिन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप येस और नो में बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं आपको एग्जाम्पल बता के देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं खाना, मैंने यहाँ लिखा था ना कि क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं खाना क्यों खाऊंगा, मैं खाना क्यों खाऊंगा, मैं खाना क्यों खाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश वाई हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी वाई, और मैं है तो उसके लिए शैल आ जाएगा, आई आ जाएगा ना, वाई शैल आई ईट, वाई शैल आई ईट द मील, ठीक है। मैं खाना क्यों खाऊंगा, वाई शैल आई ईट द मील। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ एक लव का इजाफा करना है, वाई शैल आई नॉट ईट द मील, वर्ब से पहले सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा और डबल इंटरोगेटिव भी हो जाएगा। तो ये आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस के सारे जुमले मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी पहचान, जिसको देखकर हम पहचान कर सकते हैं वो भी बता दिया है मैंने कि फ्यूचर के इंडेफिनिट में अगर उर्दू जुमला देखेंगे तो जुमले के आखिर में क्या आएगा, गा, गे, गी वगैरह। अगर इंग्लिश में हम देख रहे होंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल इस्तेमाल हो रहा होगा, और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर कंटिन्यूअस को देखें, फ्यूचर के कंटिन्यूअस को देखें तो क्या चेंजिंग आएगी, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फिक्रे के आखिर में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी विल बी और शैल बी, सिर्फ बी का इजाफा कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल बी और शैल बी। अब यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने 3 वर्ड मीन्स के ING का इजाफा कर देना है। मीन्स के फर्स्ट फॉर्म होगी लेकिन उसके साथ ING इस्तेमाल हो रहा होगा, तब आपका वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। कैसे, इसी एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या कर देना है, विल बी और शैल बी, यहाँ पे बी का इजाफा कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, ING का इजाफा कर देना है, और अपने ऑब्जेक्ट का लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है। एग्जांपल क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ही विल बी लिखेंगे, और गो है तो ING लगा के वर्ब के साथ गोइंग बना देंगे, टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या इजाफा किया, सिर्फ यही चीज़ें चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी कर देंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के सारे सेंटेंस में ऐसा करना है। ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूअस कंप्लीट। अब हमारा है क्या, थर्ड वन है आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट क्या है,
परफेक्ट में क्या होगा अभी, उसकी कोई भी निशानी बता दे। मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िक्रे के आखिर में क्या आएगा। फ़िक्रे के आखिर में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, या लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे, ये ठीक है वगैरह। ये आ जाएगी पहचान। परफेक्ट में क्या आएगी, फ़िक्रे के आखिर में, जुमले के आखिर में आगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, ली होगी, या लिए होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा विल हैव और शैल हैव। बीन के विल और शैल के साथ हैव का इजाफा कर देना है, और यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म ख़त्म हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। वर्ब की आपकी क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसी तरह जुमलों में इस चीज़ को याद करके, जुमलों में यही चीज़ें स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ, ये चीज़ें पुट करते जाए तो आपको समझ आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा परफेक्ट, और लास्ट पे आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस ये आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके यहाँ फ़र्क है, चेंजिंग है। ठीक है, वो मैं आपको चेंजिंग समझा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आएगा, सॉरी फ़िक्र के आपका आ जाएगा उर्दू फ़िक्र के आखिर में क्या आएगा, फ़िक्र के आखिर में आएगा ता रहा होगा, ती रही होगी, या ते रहे होंगे। ठीक है, ये भी आ सकता है, या आएगा जैसे आता था उसमें कंटिन्यूअस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन जब ये अल्फाज आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि ये अल्फाज कंटिन्यूअस में भी आते होंगे, जब यहाँ पे ये अल्फाज आएंगे तो लेकिन इसके साथ फिर क्या आएगा, वक्त भी बताया गया होगा। वक्त भी बताया हो गया, मीन्स के जब ये अल्फाज लास्ट में आ रहे होंगे तो उस वक्त टाइम का भी जिक्र हो रहा होगा, वक्त का भी जिक्र हो रहा होगा। ठीक है, ये थी उर्दू की पहचान। अब इंग्लिश में कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी आपके विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आप क्या कौन सा पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। उर्दू फ़िक्र के आखिर में आएंगे ता रहा होगा, ती रही होगी, तेरे होंगे, या रहा होगा, रही होगी। जब ये लफ्ज़ आएंगे तब उसके साथ वक्त भी बताया गया होगा, टाइम का भी जिक्र किया गया होगा। और हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस उसके साथ ING का इजाफा भी किया होगा। अब लास्ट में इसकी जो चेंजिंग है वो क्या है कि जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, मैंने कहा है कि आखिर में जब रहा होगा, रही होगी, तो टाइम जिक्र किया गया होगा। तो जब टाइम बताया गया होगा तो आपको क्या वो निशानी दे रहा होगा कि जब टाइम होगा तो उसके साथ आपने सिंस और फार का इस्तेमाल भी आपको नज़र आएगा इस जुमले में। सिंस और फार का इस्तेमाल भी इस जुमले में आपको नज़र आएगा। इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते थे, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे इसमें चेंजिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस है, मैं आप उलझा रहे होंगे कि ये कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, मीन्स कि मुकम्मल है, तो फिर ये जारी कैसे है। हाँ, इसकी एक वजह है। कौन सी वजह है कि इसमें जो काम होता है ना, वो काम के शुरू होने का वक्त तो बता देते हैं, लेकिन ख़त्म होने का वक्त जो है ना, हमें पता नहीं होता कि ये काम जो है कब ख़त्म होना है। जैसा कि जब हम पैदा हुए हैं तो हमारा पैदा होने का वक्त है, एक मुकर्रर वक्त है कि हम इस टाइम में पैदा हुए हैं, इस दिन में पैदा हुए हैं, इस महीने में पैदा हुए हैं, इस साल में पैदा हुए हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी के ख़त्म होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि कभी भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमारा वक्त का पता नहीं है कि हमारा कब ख़त्म होगा, हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। इसी तरह ऐसा काम जिसके शुरू होने का वक्त तो बता दिया गया होता है, लेकिन उसके ख़त्म होने का वक्त का पता नहीं होता, वो आपका वही काम जो होता है आपका क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने टाइम भी बता दिया कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं कहता था मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, उसमें रहा हूँ लास्ट में आ गया, वो सिर्फ कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने टाइम का जिक्र कर दिया कि मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा कि आई है, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले आई, और आई के साथ क्या करना है, मैंने कहा ना आई और वही के साथ शैल। इसी तरह यहाँ पे भी शैल हैव बीन, आई और वही के साथ आएगा, और बाकी साथ विल हैव बीन। तो क्या आएगा, आई शैल हैव बीन। अब मेरा काम क्या है, पढ़ाना वर्ब है। ठीक है, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, और इसके साथ मैंने ing का इजाफा कर देना है। आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या पढ़ा रहा हूँ ये कुछ पता नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो क्या करूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 2 घंटे मैंने कहा है तो क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ फॉर 2 आवर्स। ठीक है सर, यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, आपके जहन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा तो आपने अपने जहन में एक क्वेश्चन बना ले कि सर आपने यहाँ पे फार क्यों लगाया है, आप तो सिंस भी लगा सकते थे। हाँ, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। अगर जहन में आ रहा है तो फार लगाने का मकसद क्या है, मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ सिंस और फार का, कि सिंस कहाँ पे लगेगा और आपका फार कहाँ पे लगेगा। ऐसा टाइम, ऐसा वक्त जो आपकी काउंटिंग में आ रहा हो, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो उसके साथ मैंने इस्तेमाल करना है फार। तो ऐसा टाइम जो आपकी काउंटिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, बल्कि उस टाइम को अब रियल नेम से लिया गया है, तो वो आपका आएगा सिंस। फ़र्ज़ करें, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा था 2 आवर्स, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ करो फार लिखा है मैंने 2 आवर्स, 2 लिखा है, ठीक है, 2 आवर्स। अब पता नहीं वो 2 घंटे जो हैं वो कौन से घंटे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 o'clock, टू ओ क्लाक, ठीक है। 2 o'clock जो है ये टाइम का नाम है। वॉच में देखें तो 2 o'clock होता है, ठीक है, 2 बजे होते हैं, 1 बजे होता है, 12 बजे होते हैं, लेकिन 2 आवर्स 2 घंटे, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, वो नहीं होते, बल्कि 2 o'clock ये वॉच टाइम है, रियल नेम है। इसीलिए तो इसके साथ अगर 2 o'clock मैं घड़ी का वक्त बताता तो मैं फिर सिंस लगाता। मैंने सिर्फ घंटे, उसका गना टाइम मैंने मेंशन किया है तो मैंने फार लगाया है। इसी तरह ये घंटे हो गए। अब मैं कहता हूँ 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो वो भी सिंस में आएगा, ठीक है, 2 सेकेंड्स हैं, ठीक है। अब
मैं कहता हूँ सॉरी 2 सेकेंड्स आएगा तो फार आएगा। इसी तरह 2 मिनट्स आता है तो फार आता है, पता कौन सा 2 मिनट्स है। अब ये हो गए घंटे। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं सिंस लगाऊंगा तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा संडे या मंडे वगैरह कोई भी चीज़ मैं नाम लिखूँगा, ठीक है, पता नहीं कौन सा संडे है। अगर मैं कहता हूँ 2 डेज़ 2 दिन या 3 डेज़ या 4 डेज़ तो फिर मैं क्या करूँगा, फार इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनवरी या मैं लिखता हूँ फरवरी, ठीक है, तो मैं सिंस इस्तेमाल करूँगा। या मैं लिखता हूँ 1 मंथ, ठीक है, या 2 मंथ एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये गिना हुआ कैंट 1 मंथ 1 महीना है, 2 डेज 2 दिन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिना टाइम नहीं आ रहा। इसी तरह जनवरी के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2022 और मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 ईयर मीन्स के आपको समझ आ गई। जहाँ पे गिना हुआ टाइम आ जाए, काउंटिंग किया हुआ टाइम आ जाए तो हमें टू इस्तेमाल करना है और इसके साथ सिंस इस्तेमाल करना है। इसी तरह मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है। अब मॉर्निंग कोई गिना हुआ टाइम नहीं है बल्कि वक्त का नाम है, रियल नेम है मॉर्निंग, तो उसके साथ सिंस। आफ्टरनून भी एक नाम है, वक्त है मुकर्रर, तो उसके साथ भी सिंस। इवनिंग भी एक मुकर्रर टाइम है तो उसके साथ भी सिंस और बाकी सब के साथ फार इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने फार इस्तेमाल करा है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना डिफरेंस ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस की बनाई है। अब आपने नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ से स्ट्रक्चर देख के ख़ुद बनाना है, क्योंकि आपको पता तो है कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन इस्तेमाल करना है। और ये भी पता है कि विल हैव बीन किसके साथ आएगा और शैल हैव बीन किसके साथ आएगा। अगर नहीं पता तो फिर एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आइए और वही के साथ शैल हैव बीन लिखना और बाकी सब के साथ विल हैव बीन लिखना, और सिंस और फार आखिर में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया था, टाइम को बताने के लिए फिर हमने फार लगा के आगे टाइम बता दिया था, तो सिंस और फार का इस्तेमाल करना है। अब सिंस किसके साथ आएगा, फार किसके साथ आएगा, वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आया, क्यों आया, तो मैं आपको ज़रूर उसकी रहनुमाई करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँ आपको वक्तन वक्तन मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।